सकता है नॉर्मल प्राइस पे नहीं, बट बिक सकता है किसी न किसी प्राइस पर। लेट्स से वो जो एक खराब यूनिट है वो आपका $5 में बिक सकता है, इसका मतलब 100 में से $5 तो आपके उस 5वें यूनिट से कवर हो जाएंगे जो खराब हो रहा है। तो 100 में से आप 5 क्या करोगे, माइनस करोगे, और बाकी 95 को 4 से डिवाइड करोगे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। सो लेट्स लुक एट दिस। हमारे एग्जांपल के अंदर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, द सम ऑफ दीस थ्री, व्हिच इज, अगर आप इन सबको ऐड करें तो इट्स $74,000। सो $74,000 है और 10,000 यूनिट्स है, बट 10,000 में से हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1,000 यूनिट्स लॉस हो जाएंगे। जो हमें पहले से पता है कि हमारे 1,000 यूनिट्स लॉस होंगे, तो हम अपनी कॉस्ट को 10,000 की बजाय 9,000 से डिवाइड करेंगे, कि 1,000 हम साइड पे कर देंगे। सो आवर टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला विल बी द टोटल कॉस्ट व्हिच इज 74,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। वो जो खराब होने वाला यूनिट है उससे जो मिल सकता है बेच के वो माइनस कर देंगे, जिस तरह हमने रेस्टोरेंट के केस में किया, जिस तरह हमने वो जो 5 यूनिट्स के केस में किया। तो हम अपनी स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे नॉर्मल लॉस में से, क्योंकि उतने पैसे हमें वो बेचकर कवर हो जाएंगे। एंड जो रिमेनिंग कॉस्ट बचेगी उसको हम अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट यानी 9,000 से डिवाइड करेंगे। कैसे? टोटल कॉस्ट 34, 20 एंड 20, 74,000 माइनस जो नॉर्मल लॉस हमारा हो रहा है 1,000, इसमें से हर यूनिट कितने का सेल हो सकता है, $2 का। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2, $2,000 तो हमें नॉर्मल लॉस को बेचकर मिल जाएंगे। तो $74,000 में से $2,000 की वैल्यू तो हमें लॉस्ट यूनिट से मिल जाएगी। अब रह गया $72,000। $72,000 में से 1,000 यूनिट्स की कॉस्ट तो हमने अलग कर दी 74 में से। अब रह गए कितने, 9,000 यूनिट्स, 10,000 माइनस 1,000। सो इन 1,000 यूनिट्स को हमने नीचे से भी हटाना है, क्योंकि ये वाले यूनिट्स हमारे नॉर्मल तरीके से नहीं बिकेंगे, तो हम कॉस्ट कवर नहीं कर सकेंगे, और इनकी वैल्यू जितनी बनती है वो भी हम हटा देंगे। सो $2,000 हमने साइड पे कर दिया, ये याद रखिएगा। हमने $2,000 को अलग कर दिया आउट ऑफ 74,000, और बाकी 72,000 को 9,000 यूनिट्स पर डिवाइड कर देंगे। तो पर यूनिट कॉस्ट उन 9,000 में से हर यूनिट की आ जाएगी $8। सो हर यूनिट जो 9,000 में से है उसकी वैल्यू $8 अब बनती है। ये हो गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट पर यूनिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब आते हैं हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने पे। हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट? सबसे पहले आउटपुट की वैल्यू। आउटपुट की वैल्यू कैसे आएगी? आउटपुट था कितना, 8,500, और एक यूनिट की कॉस्ट निकाल कैलकुलेट की 8, तो 8 into 8,500 $68,000। सो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो आप बोलेंगे $68,000, तो पर यूनिट इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद आपने 500 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस किया है, उसकी वैल्यू कितनी बनती है, 500 into 8, 4,000। उसी 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वही 9,000 यूनिट्स हैं जिन पे हमने कॉस्ट डिवाइड की थी। सो 8,500 बन गया, 500 का मजीद लॉस हो गया जो कि एबनॉर्मल है, तो 8 के हिसाब से हम उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, 8 into 500 4,000। अब अगर ये लॉस सेलेबल ना हो, हम इसको बेच ना सकते हो, तो 4,000 का लॉस हम बुक कर लेंगे। लेकिन अगर ये लॉस सेलेबल है, बेच सकते हैं हम इसको, तो जितना हमें रिकवर हो सकता है वो 4,000 में से माइनस कर देंगे। एज यू ऑल नो, एक यूनिट जो खराब होता है वो $2 का बिकता है, तो $500 यूनिट्स जो लॉस हुए हैं वो 2 के हिसाब से जब बिकेंगे तो हमें 1,000 वापस मिल जाएंगे। तो 4,000 इज नॉट आवर कंप्लीट लॉस। 4,000 में से $1,000 हमें स्क्रैप वैल्यू की शक्ल में वापस मिल जाएगा नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स का। तो 4,000 में से एबनॉर्मल स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, कितना बचा, 3,000। ये रिकवर अब नहीं हो सकेगा। हमने खर्च किए थे 4,000, 1,000 हमें वापस मिल जाएंगे इसको सेल करके इन 5 यूनिट्स को, बट बाकी $3,000 हमें नहीं मिल सकेंगे, इसलिए हम उसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करेंगे। नाउ रिमेंबर वन थिंग, एग्जाम क्वेश्चन में आपसे एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड 3 चीजें पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस व्हिच इज 4,000, यानी 500 यूनिट जो खराब हुए उस पे कॉस्ट कितनी लगी थी, 4,000। उसके बाद वो पूछ सकता है व्हाट शुड बी द स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, दैट इज 1,000, यानी कितने में वो बिक सकता है। फिर वो आपसे सवाल कर सकता है व्हाट शुड बी द कॉस्ट चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट, वो लॉस एबनॉर्मल लॉस जो कि इनकम स्टेटमेंट में आप चार्ज करेंगे, एंड दैट विल बी 3,000। तो ये तीनों मुख्तलिफ चीजें हैं, हालांकि तीनों का ताल्लुक एबनॉर्मल लॉस से है, तो आपने देखना है कि एबनॉर्मल लॉस की क्या चीज उसने मांगी है। दिस इज हाउ वी डू वैल्यूएशन। सो फिनिश गुड की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया हमने, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस निकालना सीख लिया $2,000, एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करना सीख ली $1,000, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीख ली $4,000, और एबनॉर्मल लॉस कितना इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड दीस ट्रांजैक्शंस। द फर्स्ट which we will be recording these transactions. Now it's time to record these transactions. The first account in which we will be recording these transactions is process account. What? Now it's time to record these transactions. पीछे थोड़ा स्लो बोले, बहुत एकदम माइक बहुत ठीक है। क्यों? Now it's time to record these transactions. The first account in which we will be recording this transaction is process account. Process account asset account होता है, इसकी नेचर एसेट की है, इसलिए इसमें जो भी कॉस्ट आप इंकर कर रहे होंगे वो डेबिट हो रही होगी, क्योंकि आप कॉस्ट इंकर करके एक एसेट क्रिएट कर रहे हो, फिनिश गुड्स क्रिएट कर रहे हो। सो सबसे पहली कॉस्ट मटेरियल है जो कि 34,000 है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से ये कॉस्ट प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। सो प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा होगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा 34,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट से ट्रांसफर हो रही होगी और प्रोसेस अकाउंट में डेबिट हो रही होगी। सो एंट्री होगी प्रोसेस अकाउंट डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। द थर्ड ट्रांजैक्शन विल बी द ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड। द एंट्री विल बी प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड एफओएच कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट $2,000. So in this way we will be recording the total cost transfer to process account या incurred in this process. So ये कॉस्ट आ गई। अब बारी है जो चीजें इस प्रोसेस से बाहर जा रही हैं उनकी वैल्यू रिकॉर्ड करना, यानी क्रेडिट करना। सबसे पहले फिनिश गुड्स हमारा जा रहा है। फिनिश गुड्स हमारे $68,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था, वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास से स्क्रैप लॉस जा रहा है। दो किस्म का लॉस यहाँ से जा रहा है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। जो नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट से बाहर जाता है वो अपनी स्क्रैप वैल्यू पे जाता है, डायरेक्टली इसकी स्क्रैप वैल्यू रिकॉर्ड हो रही होती है। सो
$2000 जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू है वो प्रोसेस अकाउंट से खत्म और स्क्रैप अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाएगी। सो स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कैसे रिकॉर्ड होगा? स्क्रैप अकाउंट डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अपनी कॉस्ट पे ट्रांसफर होता है प्रोसेस अकाउंट से, याद रखिए अपनी कॉस्ट पे, और उसकी जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की थी पिछली स्लाइड में वो थी $4000। सो $4000 प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे होंगे एंड इन दिस वे द अकाउंट विल बी सेटल्ड, क्योंकि हमारे पास कोई सीडी बैलेंस नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। सो 74,000 दोनों साइड लेवल हो गए। नाउ हाउ यू विल बी एग्जामिन्ड इन द एग्जाम्स रिगार्डिंग अकाउंट्स? सारे अकाउंट बनाने को तो नहीं आएगा, बट हो सकता है वो आपसे इनमें से कोई एंट्री पूछ ले, डबल एंट्री पूछ ले। नाउ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक्सपेंस की नेचर रखता है। सो इसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, जस्ट लुक एट इट। सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस जो आपने प्रोसेस अकाउंट में $4000 क्रेडिट किया था वो आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। सो $4000 इन प्रोसेस अकाउंट से आया, सो डेबिट साइड पे आ गया। उसके बाद इसमें से स्क्रैप वैल्यू ट्रांसफर करेंगे आप स्क्रैप अकाउंट में। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू डायरेक्टली प्रोसेस अकाउंट से ट्रांसफर हुई थी, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की स्क्रैप वैल्यू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होगी। सो 4000 में से 1000 ट्रांसफर हो जाएगा एसेट अकाउंट में, तो ये इट्स नो मोर एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं रहा 1000, क्योंकि ये एसेट है, ये बिक जाएगा और आपको पैसे मिलेंगे। सो आउट ऑफ 4000 जो आपने स्पेंड किया था उसमें से जो रिकवर हो जाएगा एसेट वो आप एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो $1000 विल बी ट्रांसफर्ड टू एसेट अकाउंट स्क्रैप अकाउंट। Remaining $3000 should be charged to income statement as loss for the period. So $3000 should be charged to income statement, and this way normal loss account close हो जाएगा। Then comes scrap account. Scrap account में दो किस्म का scrap asset आया, एक वो जो प्रोसेस अकाउंट से डायरेक्टली आ रहा है नॉर्मल लॉस की शक्ल में, which was $2000 प्रोसेस अकाउंट से आया, और एक $1000 जो अभी एबनॉर्मल लॉस से हमने ट्रांसफर किया था, $1000 एबनॉर्मल लॉस। तो टोटल जो आपका नॉर्मल स्क्रैप हुआ है या लॉस हुआ है वो कितनी वैल्यू रखता है? $3000। 1500 यूनिट्स का लॉस हुआ था रिमेंबर, और एक यूनिट $2 का था, तो टोटल लॉस $3000 का इस तरह रिकॉर्ड होगा। अब साल के एंड पर ये $3000 या तो आपके पास पड़े होंगे, इसकी वैल्यू बड़ी होगी, या फिर ये सेल हो चुका होगा, सेल हो चुका होगा, बिक चुका होगा। सो अगर ये सेल हो गया होगा तो उसके बदले आपको कैश मिला होगा, तो कैश से क्लोज कर रहे हैं, अज्यूमिंग कि ये सेल हो गया है। सो $3000 आपको मिल जाएंगे और ये अकाउंट सारा क्लोज हो जाएगा। और अगर ये सेल नहीं हुआ होता, बिका नहीं हुआ होता, तो ये सीडी बैलेंस के तौर पे आ रहा होता। Now this is how we record our transaction related to process costing. Now let's solve example 1 again for part B, जिसमें 9300 यूनिट्स आउटपुट आया था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर पार्ट बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक एंड लेट्स सॉल्व एग्जांपल 1 पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है आउटपुट 9300 यूनिट्स का है। सो वी विल हैव टू गो थ्रू द सेम स्टेप्स अगेन, अज्यूमिंग कि अब इस दफा आउटपुट 9300 का है। सो सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल, उसमें इनपुट तो सेम है 10000 यूनिट्स, आउटपुट हमारा चेंज हो गया 9300, बट वी एक्सपेक्टेड कि 10% यूनिट्स लॉस होंगे, जो कि नॉर्मल लॉस है वो अपनी जगह पे है, एक्सपेक्टेशन अभी भी वही है। सो नॉर्मल लॉस वाज 1000 यूनिट्स। नाउ जस्ट लुक एट इट, हम 10000 में से 1000 यूनिट्स का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे, नॉर्मल लॉस, लेकिन हमारा लॉस हुआ कितना है जरा देखिए। एक्चुअल लॉस 10000 में से हमने बनाए कितने हैं सही? 9300। सो द एक्चुअल लॉस इज बेसिकली 700 यूनिट्स, जबकि हम लॉस एक्सपेक्ट करके बैठे थे 1000। ये जो 300 यूनिट्स का लॉस हमने नहीं किया लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हमारा कहलाता है एबनॉर्मल गेन। एक ऐसा लॉस जो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं, इसको कहते हैं हम एबनॉर्मल गेन। सो हमने 10000 की जगह 9300 यूनिट्स बनाए, 700 का लॉस किया, जबकि लॉस एक्सपेक्टेड था 1000 यूनिट्स। सो दैट 300 इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। द टोटल शुड ऑलवेज बी 10000, दैट इज इक्वल टू 10000, इनपुट के बराबर होना चाहिए। अब हाउ टू डील इट? शुड दिस अफेक्ट योर कॉस्ट पर यूनिट? नेवर। आपकी कॉस्ट पर यूनिट पे से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। योर कॉस्ट पर यूनिट should always be the same, total cost minus scrap value of normal loss divided by expected output, because अगर आपने कोई abnormal loss किया है या abnormal gain किया है, ये एक ऐसी चीज है जो unusual है, जो नहीं होती है, इसका इम्पैक्ट कभी भी हम कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं करते। अगर एक ऐसा लॉस जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है वो हम कभी भी कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि कस्टमर के पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर हम एक एबनॉर्मल चीज का इम्पैक्ट उस पर ट्रांसफर करेंगे, उसको चीज महंगी नजर आएगी तो किसी और से खरीद लेगा। सो इसलिए हम किसी एबनॉर्मल चीज का इम्पैक्ट अपने कस्टमर पे ट्रांसफर नहीं करते। तो द कॉस्ट पर यूनिट शुड रिमेन सेम, 74,000 माइनस $2000। हालांकि लॉस इतना हुआ नहीं है, बट वी एक्सपेक्टेड इतना होता है नॉर्मली, सो इट शुड ऑलवेज बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। सो $8 पर यूनिट, सो द कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज, तो ये याद रखिएगा अपने पास। अब आते हैं आउटपुट वैल्यूएशन पे। आउटपुट वैल्यूएशन बिल्कुल सेम। सबसे पहले
के हिसाब से वो लॉस बिकेगा। तो $2000 हमने रिकॉर्ड कर लिए थे डेबिट साइड पे, लेकिन साल के एंड पे हमें पता चला कि वो लॉस हुआ है जब आप उसको बेचने जाओगे 2 के हिसाब से, तो जस्ट 1400 रियलाइज होंगे, जबकि अकाउंट शो कर रहा है 2000 का, 600 का आपका लॉस हुआ है। इसलिए हम इस एसेट को $600 रिड्यूस करेंगे, और ये 600 एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में हमने डेबिट किया था थोड़ी देर पहले, इसीलिए किया था क्योंकि ये मेरा लॉस हुआ है, तो हमने इसको गेन से एडजस्ट कर दिया था। अब आपको जो नेट मिलेगा वो मिलेगा कैश $1400 का, जो एक्चुअली आपका लॉस हुआ है 700 यूनिट्स का। सो द एक्चुअल सेल प्रोसीड जो लॉस का होगा वो $1400 होगा, 2000 नहीं होगा। दैट्स इट। सो दैट्स हाउ वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ एबनॉर्मल गेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब कंटिन्यूस प्रोसेसिंग हो रही है, ईयर एंड आ गया, 31 दिसंबर आ गया। अब 31 दिसंबर वाले दिन आपके पास स्टॉक में फिनिश गुड्स भी होंगे, आपको उनकी वैल्यू भी निकालनी है, और आपके पास हो सकता है हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ वर्किंग प्रोसेस पड़ा हो, उसकी वैल्यू भी आपको कैलकुलेट करनी है, ताकि आप बैलेंस शीट में उस इन्वेंट्री को भी दिखा सको। सो हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो समझने पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को। लेट्स से वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन 4 यूनिट्स। हम 4 यूनिट्स पे काम स्टार्ट करते हैं, तो हर यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लॉक्स की जरूरत होती है, ब्लॉक्स के थ्रू आप कंप्लीट करते हैं लेट्स से, और हर ब्लॉक $5 का है। आपने एक ब्लॉक लगाया, फिर हर यूनिट के ऊपर दूसरा ब्लॉक लगाया, और उसके बाद आपने 2 टावर्स कंप्लीट कर लिए, और एक टावर को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम 4 ब्लॉक्स की जरूरत है, और 2 टावर्स अभी ईयर एंड पर कंप्लीट नहीं है, उन पे सिर्फ 2 ब्लॉक्स लगे हैं। जो कंप्लीट हो गए हैं वो आपके फिनिश गुड्स कहलाएंगे, और जो कंप्लीट नहीं है वो आपका वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। अभी वो कंप्लीट नहीं है तो वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। यहां इस एग्जांपल में इनकी वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि वी नो 1 2 3 4 ब्लॉक्स लगे, हर ब्लॉक की वैल्यू $5 है, तो कॉस्ट कितनी लगेगी? 5 + 5 + 5 + 5 $20 का ये एक ब्लॉक आपको पड़ा, $20 का आपको ये ब्लॉक पड़ा, और टोटल फिनिश गुड्स की वैल्यू हो गई $40। इसी तरह वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू भी बहुत आसानी से निकल सकती है। यू हैव यूज्ड ओनली 2 ब्लॉक्स, 5 5 10 5 5 10 10 + 10 20, तो वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू $20 है, यानी 40 + 20 टोटल कॉस्ट जो आपकी लगी थी वो $60 लगी थी। यहां पर इट वाज इजी टू कैलकुलेट, बट जब आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते हो ना, तो प्रोसेस कॉस्ट एक साथ दी गई होती है, हर यूनिट की अलग अलग नहीं दी होती, क्योंकि सारे यूनिट्स एक साथ बन रहे होते हैं, प्रोसेस होए जा रहे होते हैं। तो टोटल पीरियड की जो कॉस्ट होती है वो गिवन होती है, और एग्जाम में भी आपको टोटल कॉस्ट गिवन होगी, यानी $60 गिवन होगी, जिसको आपने इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं उसके लिए हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का कॉन्सेप्ट समझना है। सो अभी क्या है, हमारा एक यूनिट कितने का पड़ रहा है? कंप्लीट यूनिट इस साइड का 20 का, सो कितने का है? 20 का। सो वी कैन से ईच कंप्लीटेड यूनिट इज ऑफ $20, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है ये हम निकालेंगे कैसे? अगर हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट दी हुई हो, लेट्स से अगर वो कहे कि आपकी टोटल कॉस्ट है $60 एंड यू हैव 4 यूनिट्स व्हिच इन व्हिच ऑफ व्हिच 2 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड 2 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। 4 यूनिट्स, 2 पूरे कंप्लीट और 2 आधे कंप्लीट है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो टोटल कॉस्ट है $60। अब इस टोटल कॉस्ट को आपने इन 2 किस्म के आउटपुट में, फिनिश्ड आउटपुट में, वर्किंग प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करते हैं इसके लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने 2 पूरे कंप्लीट किए और 2 आधे कंप्लीट किए। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम $60 को 4 से डिवाइड कर दें। अगर मैं 60 को 4 से डिवाइड करता हूं तो एक यूनिट की कॉस्ट 15 आएगी, जबकि अभी हमने देखा था एक यूनिट को कंप्लीट करने की कॉस्ट ही 20, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए। यहां शो कर रहा है 15, व्हिच मींस हर यूनिट की कॉस्ट को बराबर कर दिया, 15 15 15 15। डज दिस मेक सेंस? ये यूनिट जो कंप्लीट है वो भी 15 का, और ये यूनिट जो कंप्लीट नहीं है वो भी 15 का। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो हम ये वाली कॉस्टिंग तो नहीं कर सकते कि हम 60 से डिवाइड कर दें। तो अब हम क्या करें? हमें पहले ये देखना होगा कि हमने अब तक जितने ब्लॉक्स या जितना मटेरियल यूज किया है उसमें अगर हम पूरे यूनिट्स कंप्लीट करने जाते तो कितने कंप्लीट कर सकते थे। देखिए, 2 तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, इन 2 की बात करते हैं। इन 2 में से आधा कंप्लीट करने की बजाय अगर हम पूरा कंप्लीट करने जाते तो 2 के बदले हम कितने कंप्लीट कर सकते थे? हम क्या कर सकते थे, वो जो दूसरा वाला था उसका मटेरियल भी इस पे लगाते, तो अभी एक और कंप्लीट हो गया, तो उन 2 के बदले हम एक पूरा कंप्लीट कर सकते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जितना मटेरियल यूज किया है उसमें अगर हम 2 पूरे और 2 आधे कंप्लीट करने की बजाय पूरे कंप्लीट करने जाते तो हम 1 2 3 कंप्लीट कर सकते थे। सो दीस 4 यूनिट्स, वो जो 4 यूनिट्स हैं आपके, कौन से 4? 2 पूरे कंप्लीट और 2 आधे कंप्लीट। ये जो 4 यूनिट्स आपके हैं ये बेसिकली 3 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। 3 इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। काउंट करने में 4 यूनिट्स हैं, 2 पूरे कंप्लीट और 2 आधे कंप्लीट। बट अगर हम देखना चाहें कि ये कितने कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 3 कंप्लीटेड यूनिट्स के बराबर है। अब हम क्या करें? हम अपनी टोटल कॉस्ट $60 जो थी उसको 3 इक्विवेलेंट यूनिट्स पर डिवाइड कर देते हैं, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ गई? 20, यानी एक यूनिट पूरा कंप्लीट करने के बाद कितने का पड़ा? $20 का, जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ था। सो $20 इस तरीके से एक यूनिट की कॉस्ट आएगी। सो 60 शुड बी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जब भी वर्क इन प्रोसेस आ जाए तो याद रखिए कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने पड़ते हैं, और वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो ये तो मैंने ग्राफिकल वे में समझाया। अब लेट्स सी से आप एग्जाम में कैसे करोगे। व्हाट यू विल डू इज, आप पहले देखोगे आपके फिनिश गुड्स कितने हैं, आउटपुट कितना है। जितना भी आउटपुट होगा वो तो पूरा आप ले लोगे, क्योंकि वो 100% कंप्लीट है। उसमें आप वर्किंग प्रोसेस वाली यूनिट्स को ऐड करोगे, लेकिन पूरे ऐड नहीं करोगे। आप देखोगे पहले यूनिट्स हैं कितने? 2 थे, ओके फाइन।
और फिर आप देखोगे वो कितने परसेंट कंप्लीट थे, 50% कंप्लीट थे, आधे आधे कंप्लीट थे। इस केस में आधे एग्जाम क्वेश्चन में वो कोई भी परसेंटेज दे सकता है। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स को उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करोगे। इट विल ऑलवेज बी गिवन इन द एग्जाम्स। वो आपको वर्किंग प्रोसेस की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स 2 कंप्लीटेड 50%, तो 2 का 50% आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट। इसका मतलब ये दो 50% यूनिट्स, दो 50% कंप्लीटेड यूनिट्स जो हैं वो 100% कंप्लीटेड यूनिट के बराबर है। तो 1 ये हो गया दोनों मिलाकर और 2 ये हो गए, तो 1 + 2 3। एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल के लिए अलग, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से हम अलग कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। वंस आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए तो आप अपनी टोटल कॉस्ट को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करोगे, तो आपको पता चल जाएगा एक कंप्लीटेड यूनिट इतने का पड़ा। अब इस प्रोसेस कॉस्टिंग की सिचुएशन जिसमें वर्किंग प्रोसेस होगा, इसको हम अगली एग्जांपल में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello guys and welcome back. Now let's start situation 1 with the help of an example. Example 1, a company started 15,000 units in a process and incurred following costs. Direct material 36,000, conversion costs 135,000, work in process 5,000 units, direct material 40%, conversion costs 70% complete. There were no process losses during the period, and that's a very important line. एक चीज याद रखिए, आपके एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको किसी एक क्वेश्चन के अंदर उसने वर्क इन प्रोसेस दे दिया तो वो लॉसेस नहीं देगा, और अगर लॉसेस देगा तो वर्क इन प्रोसेस नहीं देगा। तो इस एग्जांपल में चूंकि वर्क इन प्रोसेस है तो इसके कोई लॉसेस नहीं है। सो 15,000 यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया, 5,000 वी स्टिल हैव इन प्रोसेस और लॉस कोई नहीं हुआ। तो 15,000 में से 15,000 में से अगर 5,000 अभी भी प्रोसेस हो रहे हैं तो कंप्लीट कितने हो चुके हैं, 10,000, क्योंकि लॉस कोई नहीं हुआ। Calculate the total cost of finished output and ending work in process. Now let's do it. And from step 1 where we produce quantity schedule, it will be the same जैसे पहले था। So quantity schedule में कोई change नहीं है, it's the same. So कितने यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया, 15,000 यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया। So total हमारे पास हो गए 15,000 यूनिट्स। ओपनिंग हमारे पास कोई नहीं है because it's a situation 2. गुड आउटपुट यानी कंप्लीटेड आउटपुट कितना है, अभी हमने कहा था कि 10,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिया क्योंकि 5,000 अभी भी हमारे पास प्रोसेस में है। सो क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 5,000 है एंड वी डू नॉट हैव एनी प्रोसेस लॉसेस, नाइदर नॉर्मल नॉर एबनॉर्मल लॉसेस। सो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद अब हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की जरूरत होती है। सो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स के कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि हम फिनिश गुड्स को कंप्लीटली ले रहे होते हैं। सो गुड आउटपुट 10,000 है, सो हम मटेरियल के केस में भी इसको पूरा लेंगे 10,000, क्योंकि पूरे के पूरे 10,000 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल जितना लगना होता है वो लग चुका। कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरी लग चुकी है, क्योंकि ये 10,000 यूनिट्स फुली कंप्लीटेड है, व्हिच मींस कि मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जितना लगना होता है लग चुका। लॉसेस हमारे पास है नहीं, सो वी वोंट पिक। वर्किंग प्रोसेस एंडिंग जो है वो 5,000 यूनिट्स था, लेकिन क्या वो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं, तभी तो वर्क इन प्रोसेस है। सो हम कितना मटेरियल उस पे लगा चुके हैं, लेट्स चेक इट आउट इन द क्वेश्चन। मटेरियल वो कह रहा है 40% लगा है और कन्वर्जन कॉस्ट लगी है 70%। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दिस 40% विद 5,000। सो 5,000 का 40%, जस्ट पिक अप योर कैलकुलेटर्स एंड सी ये 40% ऑफ 5,000 कितना आता है। सो 5,000 का अगर हम 40% लेंगे इट विल बी 2,000। सो हम ये कह रहे हैं कि दो के काउंट करने में ये यूनिट्स 5,000 थे, बट इन पे इतना मटेरियल लगा है जितना 2,000 को पूरा कंप्लीट करने पे लगता है। जितना 2,000 को कंप्लीट करने पे लगता है उतना हमने 5,000 पे लगाया। सो वी कैन कंसीडर दीस 5,000 40% कंप्लीटेड यूनिट्स एज 2,000 100% कंप्लीटेड यूनिट्स। तो हम 2,000 के बराबर उसको ले सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट 70% है, सो 5,000 का 70% हम लेंगे, व्हिच विल बी 3,500। सो 3,500, सो कन्वर्जन कॉस्ट इतनी लगी है जितनी 3,500 यूनिट्स पे लगती है। एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल कि मटेरियल डिफरेंट परसेंटेज लगाओ और कन्वर्जन कॉस्ट डिफरेंट परसेंटेज में लगी हो। सो नाउ द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स विल बी द सम ऑफ दीस टू। तो 12,000, आप ये समझिए कि थे तो 15,000 यूनिट्स, काम तो 15,000 यूनिट्स पे हुआ था, लेकिन आप ये समझिए कि ये इस पर इतना मटेरियल लगा था इन 15,000 पे जितना 12,000 को पूरे कंप्लीट करने पे लगता है। सो 12,000 एंड कन्वर्जन कॉस्ट इतनी लगी है जितनी 13,500 यूनिट्स को फुली कंप्लीट करने पे लगता है। दैट्स व्हाट द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इज। सो द टोटल कॉस्ट कितनी आई है, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी। मटेरियल 36,000 लगा, जो कि हमारे हिसाब से 12,000 यूनिट्स का मटेरियल है। सो 36,000 में आप 12,000 यूनिट्स पूरे कंप्लीट कर सकते थे, और कन्वर्जन कॉस्ट लगी है 135,000। सो $135,000 जो आपने कन्वर्जन कॉस्ट स्पेंड की है, इसमें आप 13,500 यूनिट्स पूरे 100% कंप्लीट कर सकते थे। सो एक कंप्लीटेड यूनिट पे कितना मटेरियल लगता, डिवाइड कर लेंगे। $36,000 को 12,000 से हम डिवाइड करेंगे। सो 36,000 डिवाइड बाय 12,000 इट विल बी 3। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट विल बी 3 एंड 135,000 डिवाइडेड बाय 13,500 इज इक्वल टू 10। सो एक पूरा यूनिट 100% जब कंप्लीट होगा मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों के लिहाज से, तो वो कंपनी को कितने का पड़ेगा, 13 का पड़ेगा। सो वी आर डन विद द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट स्टेज। सो इस तरह हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स यूज दिस पर यूनिट कॉस्ट and let's find out the value of the finished output जो कि 10,000 यूनिट्स था and work in process which was 5,000 यूनिट्स। So it's a very simple step। आप 10,000 जो आपने 100% कंप्लीट किए हैं उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर एक कंप्लीटेड यूनिट 13 का है तो 10,000 कंप्लीटेड यूनिट्स कितने के होंगे, 1,30,000।
Good. So we have calculated the value of finished goods. Now it's time to calculate the value of ending work in process. Ending में 5000 यूनिट्स थे. जरा सोचिए क्या हम उसको 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस में थे, वो पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे. अगर वो पूरे कंप्लीट हुए होते तो वो फिनिश गुड का हिस्सा होता, फिर 13 से मल्टीप्लाई करते. सो हम अब कैसे उसकी वैल्यू निकालें? इफ यू रिमेंबर 5000 यूनिट्स जो आपके थे वो मटेरियल के लिहाज से 40% कंप्लीट थे. यानी 5000 यूनिट्स पर इतना मटेरियल लगा था जितना 2000 कंप्लीटेड यूनिट्स पे लगता है. तो बेसिकली अगर आपको 5000 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है तो आप 2000 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लें, वही 5000 यूनिट्स की वैल्यू है. सो 2000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 3. सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3. सो 2000 यूनिट्स को अगर आप 100% मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट करते हो तो 1 यूनिट पे $3 आती और 2000 यूनिट्स पे कितनी आएगी? 6000. तो बेसिकली आपने उन 5000 यूनिट्स पर $6000 का मटेरियल यूज किया, तभी वो 100% कंप्लीट नहीं हुए हैं. 5000 को पूरा कंप्लीट करने के लिए 3 into 5 $15,000 का मटेरियल चाहिए था, लेकिन आपने 6000 का लगाया, तभी वो 40% कंप्लीट है. एंड कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से नंबर ऑफ यूनिट्स 3500 है, सो जस्ट पिक 3500 और कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट 10 है, सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3500 into 10 35,000. सो टोटल मिलाकर 41,000. सो 5000 यूनिट्स जो आपके वर्किंग प्रोसेस में है उनकी वैल्यू 41,000 है. नाउ इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप चेक करना चाहो अपनी कैलकुलेशन के सही की है या नहीं की है, तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करें. इट्स एन एडिशनल स्टेप, यू डोंट नीड टू डू इट, इट्स जस्ट फॉर योर सेक कि आप वेरीफाई कर सको कि आपने सही कैलकुलेशन की है. सो टोटल कॉस्ट आपने जो अब तक एलोकेट की है वो $171,000 है. नाउ क्या आपने सही किया नहीं किया, इसके लिए आप क्या करें, जो एक क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल कॉस्ट दी होगी उसको ऐड कर लें. क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी हुई थी 36,000 प्लस 135,000. सो 36 एंड 135 को अगर आप ऐड करो तो इट्स 171,000. So it's equal to what we have allocated. तो पूरे 171,000 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिनिश्ड आउटपुट एंड वर्क इन प्रोसेस में, और यही हमें करना होता है. सो दैट्स व्हाई अब हम ये कह सकते हैं कि हमने सही कैलकुलेशन की 171,000. So this is how we solve a process costing question when we have work in process at the end of the period. So on your screens there's another question. Just solve this question and get to the next video to see the solution. Thank you.
हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। लेट्स सॉल्व इट नाउ। A company started working on 12,000 units in a process and incurred following costs. Direct material 59,400, conversion cost 129,600. Direct material 30% किसके हिसाब से कंप्लीट है, conversion cost 60% लगी है, एंडिंग में 3,000 यूनिट्स हैं. There were no losses during the period. Calculate total cost and finished output. So let's now solve it. मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है, जिसको क्विक गो थ्रू कर लेते हैं. स्टार्ट किया आपने 12,000 यूनिट्स, आउटपुट आपका 9,000 है, तो इसका वर्क इन प्रोसेस आपका 3,000 यूनिट्स है. आई होप आप लोगों ने यही किया होगा. जस्ट सिंपली हमने जो क्वेश्चन में वैल्यूज इसको पुट किया है. So good output 9,000 9,000 100%. हमेशा ये आप 100% लिखोगे. So remember this, the output should always be written as 100%. तो जितना आउटपुट होगा उसको हमें 100% हमेशा लिखना है. और जो आपके एंडिंग वर्किंग प्रोसेस होगा उसके जितने भी यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उसको उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है जितना परसेंट वो कंप्लीट था. सो क्वेश्चन पे देखें तो इट वाज 30% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 60% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट. तो 3,000 का 30% and 3,000 का 60%. So 3,000 का 30% will be 900 and 3,000 का 60% will be 1,800. So हमने वही लिखा हुआ है 900 which is 30% of 3,000, 1,800 which is 60% of 3,000. एंड इन दोनों को ऐड किया 9,900 टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए. कभी कभार आपसे एग्जामिनर टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स पूछ लेता है या तो मटेरियल की या कन्वर्जन कॉस्ट के. सो व्हिच मींस दैट यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द पर यूनिट कॉस्ट. सो जस्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स पूछ लेता है, कभी कभार पर यूनिट भी पूछ लेता है. सो पर यूनिट निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू गो बैक टू द क्वेश्चन एंड सी व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट. 129,600 and 59,400. So 59,400 was the material divided by 9,900. The cost per unit will be 6. 129,600 divided by 10800 is equal to 12. 6 plus 12 is equal to 18. So the cost per unit is $18 in this question. Now let's use these figures to find out the total value of output. Output हमारा 9,000 था, completed unit की cost 18 है. 9,000 into 18 162,000. Then हमने 6 उठाना है और closing stock के यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, वर्किंग प्रोसेस से मल्टीप्लाई करना है. 6 into 900, 6 into 900 5,400 and 12 मल्टीप्लाई करना है 1800 से. So 12 multiplied by 1,800, 21,600. So the value of working process जो 3,000 यूनिट्स आपके पास प्रोसेस में है उनकी वैल्यू क्या है, $27,000. और वो कभी कभार टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स पूछ लेता है, कभी कभार टोटल वैल्यू ऑफ वर्किंग प्रोसेस पूछ लेता है, और कभी वर्किंग प्रोसेस में जितना मटेरियल रिकॉर्ड चार्ज किया गया वो पूछ लेता है, यानी सिर्फ ये पूछ सकता है आपसे. हो सकता है सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट पूछ ले. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपने सही रिक्वायरमेंट पिक की है. सो बी रेडी कि वो इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है. सो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड इट. नाउ हियर वी गो, वी हैव अनदर क्वेश्चन. अगेन just pause this video and solve this question and get to the next video to see the solution of this video. Thank you. Hello guys, and welcome back. Now just look at this question. A company started 20,000 units in a process and incurred following costs. 124,000 material, 196,800 conversion costs, output 14,000. Ending work in process के units नहीं दिए हुए, and that may be a trick in the question where output दे दिया है but ending work in process नहीं दिया हुआ, but ये clearly बताया हुआ कि losses नहीं थे. तो अगर 20,000 में से 14,000 complete हो चुके हैं तो it's very much obvious that there will be 6,000 units still in process at the end of the period. ठीक है, तो ये कभी कभार वो इस तरह की चीज भी कर लेता है, आउटपुट दे देता है, वर्किंग प्रोसेस के यूनिट्स मालूम करने होते हैं. तो 25% ये 6,000 यूनिट्स 25% कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से, और ये 6,000 कंप्लीट है 40% कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से. लेट्स प्रिपेयर क्वांटिटी शेड्यूल. स्टार्टेड 20,000, आउटपुट 14,000 एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट इज इन प्रोसेस 6,000 यूनिट्स. 14 plus 6 20,000. Now output should always be taken as 100% as I told earlier कि 100% होगा हमेशा. सो 100% ले लिया 14,000 एंड जो बाकी है उसको उतना लेना पड़ेगा जितना वो कंप्लीट था. तो मटेरियल 25% लगा था और क्लोजिंग में 6,000 यूनिट्स थे. 6,000 का 25% लिया, 1,500 यूनिट्स आ गए. सो हम इन अदर वर्ड्स इट्स कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी सिंपल, बट कॉन्सेप्चुअली आप समझा करें कि हम 6,000 को पूरा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पूरे कंप्लीट नहीं थे. तो जितने परसेंट कंप्लीट हमने उसको उतना परसेंट लिया है. सो 14,000 प्लस 1,500 15,500 एंड देन 6,000 का 40% 2,400. सो ऐड किया 16,400 आ गया. सो द कॉस्ट वर 124,000 divided by 15,500 and the other cost was 196,800. So I just forgot to write 196,800. So divide it by 16,400. The answer will be 12, and 8 plus 12 is equal to 20. The cost per unit भी आ गई आपके पास. Now let's do the valuation. Finished goods were 14,000 units and at the rate of 20 is 280,000. Direct material 1,500 units. Here we go. 1,500 units multiplied by 8. 1,500 into 8, 12,000. Then 2,400 into 12. 2,400 into 12, 28,800. Now add करेंगे तो total value आ जाएगी 40,800, and that's the value of work in process and finished goods. So we have another type of question which we are going to discuss in the next video, and that question is a bit different from what we have done so far. ये थोड़ा सा different है उससे जो हमने अब तक किया है. इसमें material जो है वो stages में add हो रहा है. जैसे previous example के अंदर आपको बताया था कि material 40% लग चुका, closing में 60% लग चुका, whatever the percentage was. इसमें बताया नहीं है कि working process कितना percent complete, हमें calculate करना पड़ेगा. So watch the next video to see how we should be solving this question. Thank you.
Hello guys and welcome back. Now let's solve a question where material is added in stages. So it's not different from what we have studied so far. There is only one slight difference. इस सवाल को अगर आप गौर से देखें, it has told us कि 10,000 यूनिट्स पे काम स्टार्ट हुआ, जैसे पहले दिया हुआ था. मटेरियल कितना लगा वो दिया हुआ है, फिनिश आउटपुट भी दिया हुआ है और वर्किंग प्रोसेस के एंडिंग यूनिट्स भी दिया हुआ है. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज वर्किंग प्रोसेस के सामने लिखा हुआ है 60% एंड वी हैव बीन टोल्ड कि ये 60% मटेरियल है या कन्वर्जन कॉस्ट है. पिछले एग्जांपल्स में ऐसा नहीं था. तो वजह इसकी क्या है? क्योंकि मटेरियल के लिए पूरी स्टोरी नीचे बताई हुई है. 50% मटेरियल इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, 25% when process is complete and remaining when process is 75% complete. तो जब कभी आपको मटेरियल स्टेजेस में दिया हुआ और जो वर्किंग प्रोसेस के साथ परसेंटेज दी होगी तो याद रखिएगा ये परसेंटेज कन्वर्जन कॉस्ट की है. सीसी कन्वर्जन कॉस्ट. मटेरियल की परसेंटेज गिवन नहीं है, परसेंटेज निकाली जा सकती है इस जुमले को पढ़ के. और अगर हम इस जुमले को रीड करके, सेंटेंस को रीड करके इस पोजीशन में आ जाएं, ये देख सकें कि मटेरियल कितना ऐड हुआ होगा, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका. फिर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे. तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इसमें मटेरियल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है कि जब 60% तक प्रोसेस पहुंच चुका होगा तो कितना मटेरियल लग चुका होगा, इसको देखते हुए बताएं. सो ये कह रहा है 50% मटेरियल स्टार्ट में लगता है, 25% मजीद लगता है जब प्रोसेस 50% पे पहुंचता है, आधा कंप्लीट हो जाता है, और जब प्रोसेस 75% पे पहुंचता है तो पूरा मटेरियल यूज हो जाता है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट आपको एक टाइमलाइन बनानी है जिसमें आपने देखना है कि कन्वर्जन कॉस्ट कैसे कैसे लग रही है और मटेरियल कैसे कैसे लग रहा है. सो कन्वर्जन कॉस्ट जब अभी लगी भी नहीं होती है, यानी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है, तो कितना परसेंट मटेरियल यूज हो जाता है? जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. 50%. सो व्हेन योर प्रोसेस इज 0% कंप्लीट, योर मटेरियल रीचेस टू 50%. तो आप आधा मटेरियल लगा चुके होते हो. फिर आपका प्रोसेस जाता है 50% पे. जब कन्वर्जन कॉस्ट 50% पे पहुंचती है, यानी आधी कन्वर्जन कॉस्ट आप लगा चुके होते हो, तो आप मजीद मटेरियल लगाते हो 25%. सो यू जस्ट ऐड 25% मोर मटेरियल. तो आपका टोटल मटेरियल जो यूज हो जाता है वो 75% हो जाता है. और फिर जब आपकी कन्वर्जन कॉस्ट 75% पे पहुंचती है, यानी 3/4 मटेरियल लग जाता है, तो आपका बकिया मटेरियल भी लग जाता है. और बकिया रहा कितना? क्या? 25%. तो 100% मटेरियल यूज हो जाता है. इसके बाद आप चूंकि मटेरियल तो पूरा लगा चुके होते हो प्रोसेसिंग के दौरान, कभी कभार होता है कि आपने सारा मटेरियल तो लगा दिया, आप सिर्फ उसकी फिनिशिंग कर रहे हो. सो आगे कन्वर्जन कॉस्ट तो मजीद 25% लगेगी क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट 75% लगेगी, लेकिन मजीद मटेरियल यूज नहीं होगा. मटेरियल जितना 100% पे पहुंचना था पहुंच चुका है. सो आफ्टर 75% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट स्टेज देयर विल बी नो एडिशन ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल के रास्ते पूरा कंप्लीट हो चुका होगा. अब हमने अपने क्वेश्चन में देखना है कि कन्वर्जन कॉस्ट लगी कितनी थी. सो इफ यू रिमेंबर, कन्वर्जन कॉस्ट 60% लगी थी, तो वर्किंग प्रोसेस पे कन्वर्जन कॉस्ट 60% लग चुकी है. सो 60% लगने का मतलब यह है कि अभी तक इसने इस 75% स्टेज को टच नहीं किया जहां बाकी मटेरियल लग जाता है. लेकिन इस 50% को क्रॉस कर चुका है. सो 50% से तो ज्यादा हो चुका है. इसका मतलब ये वाला स्टेज क्रॉस हो चुका है, वो स्टेज अभी तक नहीं हुआ. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल यूज हुआ होगा वो आपका 75% यूज हुआ होगा. कन्वर्जन कॉस्ट 60%, मटेरियल 75% लग चुका है. अब हमारा सवाल कंप्लीट हो गया. जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी कि मटेरियल की परसेंटेज मालूम नहीं थी, वो हमने खुद कैलकुलेट कर ली 75%. सो नाउ द क्वेश्चन विल लुक लाइक दिस, अ नॉर्मल क्वेश्चन. मटेरियल 75%, कन्वर्जन कॉस्ट 60%, एंड नाउ आई डोंट नीड दैट स्टोरी कि मटेरियल कितना कितना कब कब लगता है. उसकी मदद से हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 75% निकाल लिया. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द एग्जाम एज वेल. तो ये हमने कैलकुलेट कर कंप्लीट कर लिया. अब इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन लाइक वी डिड इट. सो लेट्स सॉल्व इट. सो स्टार्टेड कितने किए थे? कितने यूनिट पे काम स्टार्ट किया था? 10,000 यूनिट्स पे. ओके ग्रेट. आउटपुट कितना है? इट्स 7,000. Okay, out of 10,000, 7,000 have been completed. Then what do we have at the end of the period in the process? 3,000. So is that 10,000? Okay. So let's move towards the equivalent production units. Output should be 100%. 7,000. 7,000. Great. Material. Closing में 3,000 units है, जो कि 75% complete है with respect to material. So 3,000 का 75% will be 2,250, and it will be 9,250. And 3,000 का 60% will be 1,800. So it's going to be 8,800 units. ये आपके पास equivalent units आ गए. So cost हमारी material cost थी 37,000 and conversion cost 61,600. So 37,000 and 61,600. Now just pick up your calculators with me and 37,000 को 9,250 से divide करें. मैं divide करने जा रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ divide करें. 37,000 divided by 9,250, it's $4. Then 61,600 divided by 8,800, it's $7. 4 plus 7 is equal to $11. So per unit cost हमने कैलकुलेट कर लिया. आप टोटल आउटपुट निकालते 7,000 completed units थे, valued at 11. So no need of calculator. $77,000. Working process ending 2,250 units. Multiply by 4. 2,250 multiplied by 4 is going to be 9,000. Let me calculate it. Yes, it's $9,000. And then we have 1,800. Multiply by 7. So 1,800 multiplied by 7, 12,000. 600 plus 9,000, $21,600. So we are done with this calculation as well. All 3 steps gone. So situation 2 is over now. So at the end, let me recall.
Let me make you people recall, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो सिचुएशन 1 है यानी नो वर्क इन प्रोसेस एंड सिचुएशन 2 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये दो सिचुएशंस आपके पेपर MA1 एंड MA2 में आती हैं और तीनों सिचुएशंस आती हैं आपके MA के पेपर में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में, F2 के पेपर में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.